जा रहे हैं। तू हमारे जैसे नेता हुए घर में तू है, तू किसी एक नहीं बचा सकता। मकान मत बनने दो, गरीबों का पैसा लगता है यहाँ पे। तुम्हारे आंसू बारूद बन के जुल्म के खिलाफ गुनहगारों पर कर विस्फोट करेंगे। मुझे अर्बन नक्सल बना दे या मुझे जेल में डाल दे, मुझे किसी बात का कोई गम नहीं। अगर ये आंदोलन उस लेवल तक पहुंचा तो हम सरकार के सामने खुलकर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह लोगों की लड़ाई के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करेंगे। एजाज खान उन बोगसिया और मुखबिरों के खिलाफ आंदोलन कब शुरू करेंगे, उनको एक्सपोज कैसे करेंगे और जनता की साथ में मिलकर उनकी सुताई कब करेंगे। जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं या जो लोग आने वाले वक्त में उनके नेता बनने की बात कर रहे हैं या सोशल वर्कर, उनको खुल के बाहर आना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। नहीं लड़ रहे, जो चुन के आए हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। सलाम दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद, हमारी आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। उसका नाम है एजाज खान पठान। ये जुहापुरा के राजनीतिक अखाड़े के सबसे बड़े हीरो हैं और इन्होंने अभी पिछले 5-4 साल पहले एक राजनीतिक चुनाव में एक बहुत बड़े बाहुबली नेता के लड़के को धूल चटाई थी। उसके बाद इनकी शोहरत आसमान छू रही है और आज जुहापुरा के लोगों के मसलों पर इन्होंने अपने आप को झोंक दिया है। इनके लिए राजनीति के जीवन मरण का सवाल है। जहां पर आप पानी की समस्या हो या डिमोलिशन की समस्या हो या फिर बोगसिया और इस एरिया में रहने वाले तोड़बाज लोगों के खिलाफ इन्होंने मुहिम चला रखी है। साथ साथ में हाल ही में एक डिमोलिशन का एक प्रदर्शन कॉरपोरेशन की तरफ से हुआ था, जिसमें 22 से 27 मकान को तोड़ने का एक फरमान कॉरपोरेशन की तरफ से जारी हुआ था, जिस एरिया का नाम है अहमदनगर और ये सर्वे नंबर 9 में आता है। और अगर हम देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों में फतेहवाड़ी और जुहापुरा सरखेज के एरिया में रेगुलरली कॉरपोरेशन की तरफ से डिमोलिशन के काम हो रहे हैं, लेकिन एजाज खान ने एक बीड़ा उठाया है, एक संघर्ष के तौर पर ये खड़े हुए हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि अहमदनगर में जब ये गए थे इनको रोना क्यों आया, इतने असहाय महसूस क्यों किया, क्यों इतने मायूस हो गए, क्यों अपने ऊपर इन्होंने इल्जाम खुद ही पे लगाने लगे। और जो कौम के रहबर है, जो लोग राजनीतिक तौर पर जीत के आए हैं इस एरिया में, उन लोगों की भी जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में एक बाहुबली पहलवान एजाज खान, जो जुहापुरा के चहीते हैं, हर दिल अजीज सबके दिलों में रहते हैं, ऐसे एजाज खान का हमारी आवाज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। आज हम इनसे सवालात करेंगे, स्पेशली जो अभी डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है उस ड्राइव के दरमियान जो अहमदनगर में इन्होंने क्या क्या देखा। और सबसे बड़ा सवाल है कि इतना ताकतवर आदमी उस दौरान डिमोलिशन के दरमियान क्यों रोया और क्यों इतना इमोशनल हो गया। ये सवाल इनसे जानते हैं। क्या इन्होंने कोई उम्मीद छोड़ दी है, क्या हुआ था कि उन्होंने इस तरह से इमोशनल होकर रोना शुरू किया। जी, तो सबसे पहली बात यह है कि उस दिन मेरे जीवन में मैं 2 ही बार रोया हूँ अभी तक। एक बार मेरे फादर का इंतकाल हो गया था, जो 6 फरवरी 2018 की बात है। उस दिन मुझे रोना आया था। और एक बार मुझे रोना आया जो आपने देखा, सारे लोगों ने रोने का सबसे बड़ा कारण ये था कि पिछले कई समय से मैं देख रहा हूँ, 2012 से मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये सर्वे नंबर 9 है, उसके आसपास का जो विस्तार है, कैनाल के पीछे का विस्तार है, और जुहापुरा के अधिकांश एरिया में फतेहवाड़ी, जुहापुरा, सरखेज, जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत बड़ा एरिया बसता है, वहाँ पे लोगों के मकानों को तोड़ा जाता है। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि मैं सालों से लोगों के सामाजिक कामों में, राजनीतिक कामों में जुड़ा हुआ हूँ। मुझसे
लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और मुझ जैसे कई लोगों से और भी एक्सपेक्टेशन रखते हुए कौशल भाई। लेकिन होता यह है कि जब नोटिस आती है, बिल्डर लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं और उनको कंस्ट्रक्शन साइट रोकने की एक नोटिस आती है। उसके बाद कुछ दिनों का उनको वक्त दिया जाता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप कॉरपोरेशन में जमा करवाइए। उसके बाद वो काम फिर से शुरू हो जाता है, फिर से एक नोटिस आती है, फिर वो नोटिस के वक्त में फिर उनको बोल दिया जाता है कि आप आपका काम बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपकी इस साइट को डिमोलिश करना पड़ेगा। फिर तीसरी नोटिस जो होती है, वो तीसरी नोटिस 3 महीने के पीरियड के अंदर वो भी आ जाती है। होता यह कि कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ एकदम खुली बात कहना चाहता हूं, बिल्डर से मिलकर कुछ लोग सेटिंगबाजी करते हैं और वहां से पैसा ले लेते हैं। उसके बाद अधिकारियों की बदली हो जाती है या जो भी होता है, और नए लोग आते हैं, फिर से वो पुरानी फाइलों को निकाला जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि जब ये फाइलें फिर से खुलती है, उस वक्त वो मकान लोगों के आशियाने बन चुके होते हैं, और उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लोगों ने अपनी जीवन की सारी पूंजी, और ज्यादातर जो लोग यहाँ पे इस विस्तारों में मकान ले रहे हैं वो ज्यादातर अहमदाबाद शहर के सिटी एरिया में रहने वाले लोग हैं, या तो फिर वो गुजरात के अलग अलग कोनों से या गुजरात से बाहर आए हुए लोग हैं। वो लोग अपनी जो सहियारी मिलकत है, अपनी फैमिली की जो खानदानी जो मिलकत है, उसके अंदर से उनके पास 10 लाख 15 लाख रुपया जो आता है, उसमें से सारा पैसा इधर उधर का जोड़ के, उनके बीवी के गहने बेच के, उनके रिश्तेदारों से उधार सुधार लेके वो सारा 15 लाख 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया वहां बिल्डर को दे देते हैं। और उसके बाद घर के अंदर जब सारा सामान जम जाता है, मकान बन जाता है, एक आशियाना बन जाता है जिसमें वो पूरी जिंदगी निकालेंगे, और फिर पता चलता है कि एक दिन पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ अधिकारी वहां पे आते हैं, उनको मुंह जुबानी बोलते हैं कि आपके मकान को कल हम डिमोलिश कर देंगे। और ये सारी जो सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर इन लोगों के साथ खड़े रहने वाला कोई एक व्यक्ति नजर नहीं आता। और जो अगर खड़ा रहता है अगर मेरे साथ व्यक्ति, तो वो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार यहाँ पे है वो मुसलमानों को आर्थिक तौर से तोड़ना चाहती है, और उनका ये एजेंडा पूरी तरह से किया जाता है। जब वहां से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग या देर रात को फोन आते हैं और कुछ हमारे से लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो वहां पे असहाय महसूस होते हैं। ड्रेनेज लाइन है, पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, गटर का ढक्कन बदलाने की बात है, पेड़ कटिंग करने की बात है, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन का काम है। ये करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर सब लोग यही सवाल करते हैं कि ये लोग समझदार नहीं थे क्या, उन्होंने इस बात को नहीं समझा। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक नेता के तौर पे, सारे लोग जो लोग ये काम कर रहे हैं उन सब की ये फर्ज है। ऐसा नहीं है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये बातें नहीं चलेगी। जिन लोगों का लुटता है आशियाना, उनको पता चलता है कि उन्होंने उनकी जिंदगी की पूंजी लगाई है, और लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान एक अंदर आप टोटल लगाओगे तो एक बार कॉर्पोरेशन आती है, करोड़ों का नुकसान करके चली जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो हम अस्पताल में जाके उसकी बीमारी नहीं ले लेते, लेकिन कम से कम उसके साथ हम खड़े हैं, उसको उसका एहसास रहता है, उसकी हिम्मत को हम बढ़ाते हैं। तो वो काम करने के लिए कोई नहीं मौजूद होता। और दूसरी बात यह कि जब ये सारे काम हो रहे होते तो सिस्टम के वो लोग कहाँ होते हैं जब ये काम हो रहे होते हैं? कॉरपोरेशन के अधिकारी पूरी सिस्टम का काम खत्म होने के बाद क्यों ईंट लगती है तब उसको नहीं हटा देते वहां से? पूरा आशियाना बनने के बाद, लोगों को रहने आने के बाद वहां पे क्यों लोग रहने आ जाते हैं? ये सबसे बड़ा एक सवाल है। और ये सारे भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के सेटिंगबाज लोगों का सेटिंग चलता है यहाँ पे। और इसी बात को लेकर मैं बहुत, क्योंकि मैंने वहां पे एक चाचा को देखा जिनकी पेशाब की थैली लटकी हुई थी, मैंने खाला को देखा जिनकी उम्र 65 साल थी, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा वो अपने घर के अंदर से गोदड़ी, तबला, डोल, ये सारी चीजें लेके आ रहे थे।
और ये सारा चीज देखने के बाद मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ, उस दिन ऐसा एहसास हुआ कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, संविधान ने हमें पूरा हक दिया है और संविधान ने ये बात रखी गई है कि हर एक इंसान को उसकी रहने के लिए छत देने का काम सरकार का है। लेकिन आज वही सरकारें लोगों के छत छीन रही है, लोगों के आसियाने छीन रही है। नरेंद्र मोदी साहब हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो जो जब 2022 के अंदर 1 करोड़ लोगों को मकान देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज लाखों लोगों को बेघर करने का काम ये सारी सरकारें कर रही है और सारे लोग इसमें खामोशी इख्तियार करके बैठे, कोई जवाब नहीं दे रहा। ये दुख सबसे बड़ा है और मैं वहां पहुंच के भी कुछ नहीं कर पाया। उस दुख से मैं अभी तक बाहर नहीं आ पाया। तो एजाज भाई, ये जो लीगल इलीगल नोटिस कॉरपोरेशन, कोई जुहापुरा फतेहवाड़ी या सरखेज के कोने में मकान बनता है, और मेरे सुनने में, मेरी जानकारी में ऐसी बात आई है कि कोई पालड़ी में बैठने वाला, कोई नारोल में बैठने वाला, कोई इंफॉर्मेशन सरकार में अर्जी मींस कॉरपोरेशन में अर्जी करता है। तो एक्चुअली ये खेल कहाँ से शुरू होता है? क्या यहाँ के कुछ लोग हैं या कॉरपोरेशन वाले हैं या कोई पार्टी के लोग हैं जिनके गुर्गे घूमते रहते हैं और फिर वो जाके पार्टी में बैठने वाले आदमी को या कहीं और बैठने वाले आदमी को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो अर्जी करता है? ये बात समझ में नहीं आती, हजम नहीं होती, ये सिस्टम एक्चुअली है क्या? मुझे भी ऐसी बात सुनने में आई है कि अहमदाबाद के अलग अलग विस्तारों के कुछ लोग हमारे एरिया की मतलब अर्जी करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि यहाँ के कुछ लोकल लोग उनके पास हो गए या उनके कोई आदमी यहाँ पे आते होंगे, वो हमारे जो मकान बन रहे हैं या ऐसी कोई साइडें बन रही है वहां पे जाके उसका फोटो क्लिक करते हैं। फोटो क्लिक करके उसका नाम एड्रेस के साथ वो अर्जी करते हैं और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एस्टेट डिपार्टमेंट में, और एस्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी उसमें TDO को वो अर्जी एस्टेट डिपार्टमेंट में इन्वर्ट होने के बाद उसका काम यह है कि वो बांधकाम जो चल रहा है वो लीगल है या नहीं है, उसको उसकी तह तक जाना और उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक करना। तो वो जो डॉक्यूमेंट चेक करने का जो काम होता है वो काम करता है और बाद में अगर उसको लगता है तो उसका काम है कि वहां पे 7 दिन के अंदर उनको नोटिस दी जाए कि आप जो बांधकाम कर रहे हैं वो लीगल है तो ठीक है, नहीं है तो उसको फिलहाल में रोक दिया जाए और जो यथास्थिति है उसको बनाए रखे। उसके बाद भी अगर वो बांधकाम आगे जब बढ़ता है तो उसके अंदर वही अर्जी करने वाले लोग अधिकारी को फोन करते हैं और मतलब ऐसा सुनने में आता है कि अधिकारी यहाँ के मतलब जो चुने हुए कुछ लोगों के साथ वो और जो कुछ लोग यहाँ पे कुछ पार्टी के ऐसे लोग और ये सारे मिलकर सेटिंग करते हैं कि जिसका मकान बन रहा है, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये बीत चुका है वो सारे लोग जानते होंगे, तो वो सेटिंग करते हैं और उनके पास से पैसे की डिमांड की जाती है और वो लोग कुछ पैसा देते हैं उनको और उसके बाद वो काम वहां पे अटक जाता है कि उसके बाद यार मतलब तुम कंस्ट्रक्शन कर लो, फिर कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे जब ये चीज नहीं होती है तो या तो उनकी जो डिमांड है वो अगर बड़ी है उनकी डिमांड तो पूरी फुलफिल नहीं की जाती है, तो उन लोगों की तरफ से ये अर्जी को आगे बढ़ाया जाता है और पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस दी जाती है और उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन मांगा जाता है और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आकर उस मकानों को, उस जगहों को डिमोलिश किया जाता है। तो जैसे मान लो कि जो 2 तरह की मीटिंगें हमारे हम शहरी विस्तारों में होती है, एक होती है वार्ड समिति की मीटिंग जिसके अंदर वार्ड के लेवल के सारे कामों को तय किया जाता है, चाहे उसमें विकास के काम हो, चाहे सफाई के काम हो, चाहे एस्टेट डिपार्टमेंट के काम हो, ये सारे कामों को उसमें तय किया जाता है। और एक होती है संकलन की मीटिंग, वो MLA, MP और कलेक्टर के साथ होती है और ये वार्ड समिति की मीटिंग होती है, उसमें लोकल स्थानिक काउंसिलर और यहाँ के लोकल DYMC, यहाँ के लोकल एस्टेट के अधिकारी और ये सारे लोग उस कमेटी में बैठते हैं और उसमें वो लोग तय करते हैं कि जो जनरल बजट के अंदर जो पैसा आ रहा है उसमें विकास के काम कौन से करने हैं, कितने काम करने हैं, कौन से रोडों को हमें खोलना है, कौन सा TP का रास्ता अगर रुका हुआ है उसका काम आगे करना है। और उसमें यह भी काम आता है कि अगर किसी मकान को डिमोलाइज करना है तो वो भी काम उसमें लिखा हुआ होता है। तो ये सारी चीजों को चुने हुए प्रतिनिधि अच्छी तरह से जानते हैं, अगर वो वार्ड लेवल के या वो विधानसभा लेवल के या MP लेवल के, अगर वो उस समिति में बैठते हैं और उसमें जाते हैं। तो अगर नहीं जाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन वो लोग जाते हैं और उसके अंदर उनको ये सारी समझ होती है। बगैर कॉर्पोरेटर, MLA या MP की जान किए बगैर कोई अधिकारी डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता है। ये ऐसे जो यानी एरिया में रहने वाले मुखबिर बोगसिया
इन लोगों को एक्सपोज करना नहीं चाहिए। अगर तुमको ये पता है तो तुम एज अ विजिलेंट सिटीजन होकर इन चीजों को रोकने के लिए तुमको पहल नहीं करनी चाहिए कि इस एरिया को बोगसिया और मुखबिर फ्री किया जाए। देखिए, अब जिन लोगों के साथ ये बात बीतती है और जिनके साथ ये घटनाएं घटती है और जो उससे परेशान पीड़ित है, वो कभी बाहर नहीं आते। वो हमेशा डर में रहते हैं कि उनका और जो बिल्डर है और उनका और कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए वो अधिकारियों से डरे हुए और ऐसे नेताओं से भी डरे हुए और इनके मिलते हुए लोगों से भी डरे हुए। लेकिन जिन लोगों के साथ ये बात बीत चुकी है, ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो कि फिलहाल फतेहवाड़ी में डिमोलिशन हो रहा है, वहां पे साइड टूट रही है। यहाँ पे ही नजदीक में आप देखोगे विशाला के पास भी 2-3 साइडें तोड़ी हुई है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि जो कौम के तथाकथित नेता या रहबर या राजनीतिक तौर पर कार्यकर्ता या चुने हुए उम्मीदवार जो इस एरिया के जुआपुरा सरखेज के हैं, वो इस मसले पर वो क्या सोचते हैं? क्या उनसे आपने बात किया? क्या वो संजीदा हैं इसलिए, या फिर इनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, कि सिर्फ 5 साल में चुनाव हो गए तो आना है वोट लेने और फिर 5 साल गायब रहना है, और जो मसला चल रहा है उस मसले को यानी अल्लाह भरोसे छोड़ दिया है? उस दिन की ये बात है। उसके पहले भी जब कैनाल के पीछे की तरफ डिमोलिशन हो रहा था, उसके पहले भी कैनाल के इस तरफ बिस्मिल्लाह बेकरी के पास डिमोलिशन हो रहा था। हर बार की ये बात है, हर महीने 2 महीने में ये काम जुआपुरा सरखेज में होता रहता है। तो जब उनका फोन मुझे आता है, उसके पहले वो लोग सारे इन लोगों को फोन कर चुके होते हैं। यहाँ के जो भी, कुछ लोग बोलेंगे सरखेज वार्ड है, हमारा वार्ड नहीं है, मख्तमपुरा वार्ड नहीं है। तो जब कोई अच्छा काम होता है तो वो काम का श्रेय लेने के लिए आप जिम्मेदार हो। तो अगर कोई काम में अगर गलती है तो उसका भुगतान कौन करेगा? ये मैं आपके दर्शकों से सवाल करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग उस टाइम पे फोन नहीं उठाते। जो खुद की जात को लीडर, सामाजिक आगेवान, कार्यकर्ता बोलते हैं, वो कोई नजर नहीं आता। सारे लोग घर में बैठे हुए होते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको डर है कि अगर हम वहां गए और वहां पे कोई ऐसा मसला खड़ा हो गया अगर जनता की ओर से, तो कहीं ऐसा हमारा केस के अंदर हमारा नाम नहीं आ जाए। और ये डर की वजह से सारे लोग घर में बैठे हुए थे। मैंने कुछ लोगों से बात की, कोशिश की। मैंने उन्हें बताया, चुने हुए प्रतिनिधियों से, कि आप जब तुम्हारे बोर्ड की मीटिंग होती है कॉर्पोरेशन के, तो वहां पे ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते? तो उनका कहना था कि ये कंस्ट्रक्शन इल्लीगल है। मैं बात मानता हूं, लेकिन मैं ये सवाल फिर से आपके दर्शकों के माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि क्या सिर्फ जुहापुरा, फतेहवाड़ी या सरखेज ही ऐसा विस्तार है जहां पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है? क्या सरखेज का सर्वे नंबर 9 या उसके आसपास का ऐसा विस्तार है, कैनाल का ही विस्तार ऐसा है कि जहां पे ये काम हो रहा है? नहीं। अहमदाबाद के 48 वार्डों के अंदर सारे वार्डों में ये काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे मुसलमान आबादी रहती है और हमारे मकान तोड़ के हमें फाइनेंशियली तोड़ने का काम किया जाता है, हमारे अंदर डर बैठाने का काम किया जाता है, और हमारे सारे सामाजिक आगेवान, हमारे सारे लीडर, हमारे नेता और अभिनेता सोए हुए रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, मैंने मौखिक रिश्ते और टेलीफोनिक तो बात की है कुछ लोगों से, लेकिन फिर भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप बोर्ड के अंदर मुद्दा उठा दें अगर कि भाई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया, तो अगर आप ये मुद्दा ऐसे उठाए कि फलाना विस्तार में, हमारे विस्तार में ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, सर्वे नंबर 9 में, 6 में, उसको जो तोड़ने की बात आप कर रहे हो, ठीक है साहब, आपने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया, हम कानून के दायरे में रहकर बात करेंगे। लेकिन फलाना विस्तार के अंदर, वटवा के अंदर, के ईशनपुर के अंदर फलाना नाम की साइड है, ये साइड का कंस्ट्रक्शन इल्लीगल हो रहा है, इसके ये फोटोग्राफ मौजूद है, आप इसको कब तोड़ेंगे? मैं आपको लिखित में अर्जी कमिश्नर साहब को देता हूं। अगर ये डेयरिंग लेकर अगर ये लोग आ गए, उस दिन से या तो ये काम इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होना बंद हो जाएगा, या तो हर तरह एक नजरिए से देखने का काम होगा। तो ये आवाज उठाने का काम कब करेंगे? जब तक आप विस्तार के नाम के साथ, आप साइड के नाम के साथ अगर वो बात नहीं करोगे, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप
कोई आगेवान वाला काम आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बहलाने का काम कर रहे हो। अभी आपने सुना 2 दिनों पहले एक संकलन समिति की मीटिंग थी, उसमें एक साइड का नाम लेकर एमएलए ने बताया है कि यहाँ पे असान दारा की परमिशन, असान दारा का एरिया लगते हुए भी डिस्टर्ब लगता है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड हो रही है। तो जब वो आपकी साइड का नाम लेकर बोल सकते हैं तो आप क्यों उनकी साइड का नाम लेकर नहीं बोल रहे? आपको जब आपकी जनता वोट दे रही है तो आप वो जनता के फेवर में क्यों खुल के बाहर नहीं आना चाहते? सबसे बड़ा मेरा ये सवाल है। और अगर जनता, जितने भी आपके माध्यम से लोग देख रहे हैं, वो सारे लोग उसमें जवाब जरूर दें कि मेरी बात सही है या गलत है। अच्छा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास करके जोहापुरा में कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है या फिर मजलिस है या बीजेपी है, वो पार्टी के लोग कहाँ हैं? जो मुस्लिम नेता हैं उन पार्टी के, और जो तंजीमें हैं मुसलमानों की, वो कहाँ है? इस मुद्दे पर वो भी नदारत दिख रही है, तो उस पर क्या आप सोचते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि बात वहीं आके रुक जाती है। सबसे पहले एक आप सामाजिक व्यक्ति है, आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए, वो एक आपका अलग नजरिया है, लेकिन आपके दिल में अगर लोगों के कौम के लिए अगर जज्बा नहीं है, लोगों की उम्मीदों में खरे उतरने की अगर कोई ताकत नहीं है, तो आपको किसी भी पॉलिटिकली पार्टी के साथ काम करके आप कहीं भी काम करोगे, आप कोई मतलब नहीं है। तो जो भी लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगा, मैं किसी के नाम के साथ जाने की बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन सारे लोग इस मुद्दे पे खामोश रहते और एक ही बात करते हैं, अनपढ़ लोग हैं, पढ़े हुए नहीं है। अरे सारे जितने भी ये इश्यू है, इनके ऊपर बड़े तौर पे एहतजाज करना जरूरी है और उसके ऊपर एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, जिससे हम जहां भी कहीं रजूआत करनी हो, योग्य कॉरपोरेशन से लेकर राज्य सरकार तक के हमको जाना हो, हमको सीएम तक जाना हो, तो जाए और वहां पे हम सही तरीके से ये काम करवा सके। अच्छा एजाज खान, इस लड़ाई को लेकर और इस जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तुम में अभी कितना जुनून है, और क्या इस मसले को लेकर जोहापुरा सरखेज के लोगों के लिए तुम जेल जाना या मरना भी पसंद करो? देखिए, जेल जाना मरना वो तो किस्मत की बात है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज तक मैंने जो भी छोटे बड़े काम किए, लेकिन आज तक अल्लाह ने वो मुझे दिन नहीं दिखाया है। लेकिन जहां कहीं भी जब भी कोई बात आई, अल्लाह के फजलो करम से हिम्मत से मैं वहां खड़ा हूं और डट के मैंने उसका मुकाबला करने की कोशिश की है। मुझे किसी भी जेल से या किसी भी मौत से डर नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा मेरी अल्लाह की जात पे भरोसा है कि जिस दिन अल्लाह ने मेरी रोटी जहां लिखी होगी, अगर घर में लिखी है तो घर में खाऊंगा, अगर जेल में लिखी है तो जेल में खाऊंगा, और अगर जिस दिन मेरी मौत लिखी है, मलेकुल मौत जब आने वाली है, वो आने वाली है, उसे कोई किसी का बाप रोक नहीं सकता। तो अगर मेरी मौत भी अगर लिखी है तो वो भी कबूल है। लेकिन जिस अंदाज में लोगों के लिए लड़ता आया हूं, अल्लाह और कुव्वत और ताकत दे। आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, उससे ज्यादा अच्छी कुव्वत और ताकत से मैं लड़ता रहूं। अच्छा, डिमोलिशन के मुद्दे पर क्या इस लड़ाई को कैसे लड़नी चाहिए, इसके लिए यानी आपके पास में कोई रोड मैप है कि कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए? कुछ समझदार लोगों से इस बाबत को लेकर हमारी चर्चा चल रही है, उसमें आप भी एक कौसर भाई। तो जो लोग अभी बस रहे हैं, जो वहां रह रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए कि उनके मकानों को आने वाले वक्त में इस तरह से डिमोलाइज नहीं किया जाए और उनकी योग्य रजूआत की जाए, क्योंकि कुछ जगह पे अभी भी नोटिस आई है, आप भी वहां जाके आए। उसके अलावा जो जगह है वहां पे ऑलरेडी कुछ लोगों ने खरीद के रखी हुई है और जहां पे ग्रीन जोन है, तो ग्रीन जोन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे जमीनी लड़ाई लड़ सकते हैं, कैसे उसको कायदा की इससे लड़ाई लड़ सकते हैं, उस सारी बाबतों पे कुछ लोगों से हमारी बातचीत चालू है। अच्छा एजाज खान, तुम्हारे आंसू बारूद बन के जुल्म के खिलाफ गुनहगारों पर कर विस्फोट करेंगे। आंसू का तो ऐसा है कि वो दिल के जज्बात थे और उस दिन आंखों से निकल आए, क्योंकि उसके अलावा और कोई चीज मैं कर नहीं पा रहा था। क्योंकि वहां पे हमने अधिकारियों से बात की, अधिकारियों से उन्हें बताया कि भाई आपने उन्हें मकान खाली करने का कोई नोटिस, कोई समय नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं था। सरखेज के पीआई साहब का भी रवैया ऐसा था कि वो पुलिस की तरफ से नहीं होकर कॉरपोरेशन के अधिकारी
बनकर बात कर रहे थे, उन्हें बताया भी कि साहब आपका काम कायदा और व्यवस्था बनाए रखना है। तो उनकी तरफ से कॉरपोरेशन के अधिकारियों की तरह बात की जा रही थी इन सारे। और दूसरी बात यह है कि जो जनता है वो जनता भी थोड़ी सी, लोग भी थोड़े सहमे हुए, डरे हुए हैं, कमजोर है, मायूस है। वहां पे जाकर इन लोगों से बात की कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, चाहे कॉरपोरेशन ने या कुछ लोगों ने ऐसा, एक दो हमारी बहनों ने ऐसा मुझे बताया था दूसरे दिन जब मैं गया था तब, कि हमारे घर का सामान कॉरपोरेशन के बाउंसर, जो गुंडे आए थे और ऊपर से एलईडी फेंक रहे थे, ऊपर से सारा सामान फेंक रहे थे। मैंने उनको बताया कि बहन जी आप मुझे गाली देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी गाली सुन लूंगा, मुझे आपके दर्द, मैं आपका दर्द सहा नहीं है, लेकिन मुझे एहसास है कि आपका दर्द कौन सा है। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप मुझे आपकी वीडियो मुहैया कराइए और आपका नाम, आपका पता भेजिए, मैं आपके लिए अर्जी तैयार करता हूं, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम कॉरपोरेशन के उन गुंडों के विरुद्ध में एफआईआर करेंगे, क्योंकि वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन आदमी थे। तो ये जो कॉरपोरेशन जो साथ में गुंडे लेके घूम रही है और गुंडागर्दी का जो काम कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई उनकी लड़ी जा सकती है कौशल भाई, कि जो खुद लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये लोग डरे हुए, सहमे हुए, हमारी कोशिश जारी है, फिर से हम उनसे मुलाकात करेंगे और हमारी लड़ाई कॉरपोरेशन के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध और ये गुंडों के विरुद्ध, सबके विरुद्ध रहेगी। जो कौम के नेता हैं, जो रेबर हैं, जो विक्टिम है, जिनको नोटिस मिली है, उन लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि या इस एरिया के नेताओं के पास कुछ ले जाना है। अगर उनके पास ले जाना है तो वो किस तरह से उन लोगों की मदद की जाए ताकि उनका आसियाना बचा रहे। तो कोई इस तरह से तुमने प्लानिंग किया है या फिर उनके ऊपर तुमको भरोसा ही नहीं है? हमारा प्लानिंग तो यही है कि हम इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। अगर जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि है या जो लोग आने वाले वक्त में उनके नेता बनने की बात कर रहे हैं या सोशल वर्कर है, उनको खुल के बाहर आना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जो लोग उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़कर लड़ाई लड़े। अगर और कोई लड़ रहा है तो हम उनके साथ हैं। पर जो जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं और जो उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, जो चुन के आए हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा एजाज खान, तुमने एक राजनीतिक सफर किया है, अपने युवा नेता कांग्रेस के साथ में स्टूडेंट विंग में रहे, यूथ के नेता बने और फिर एमआईएम की तरफ तुमने रुख किया। एक परिक्रमा तुम्हारे एक घुमाव आया, एक दौर आया। तो इस लड़ाई के अंदर तुम्हारे जो पुराने साथी हैं वो कहाँ हैं? क्या उनको आप साथ में लेना चाहते हो? अगर वो साथ में आएंगे तो एक ताकत बनेगी और एक जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो क्या वो प्लानिंग है कि एमआईएम के और कांग्रेस के पुराने साथियों को इस आंदोलन में शामिल किया जाए, जो लड़ाई है उसमें उनका भी साथ लिया जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये लड़ाई विशाला से लेकर सरखेज तक के विस्तार में बसने वाली 5-7 लाख की जो आबादी है उसकी लड़ाई है। और जो कोई भी यहाँ रहता है, अगर वो जुहापुरा सरखेज का रहवासी है तो ये लड़ाई उसकी लड़ाई है। फिर वो उसकी पार्टी को छोड़कर, उसके सोशल वर्क के, उसके संगठन को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर ये लड़ाई में उसको खुल के बाहर आना चाहिए। तो हमारी तो कोशिश रहेगी, जो लोग साथ में मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, हम एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़े ताकि लड़ाई को और मजबूत बनाया जा सके। ये लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, एक आंदोलन के रूप में उसको बाहर लाने की जरूरत है। और दूसरा एक तरीका है जो उसको कोर्ट कचहरी में जाके कायदा की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो हमको दोनों टीम की जरूरत है, दोनों तरीके के लोगों की जरूरत है। और जो लोग इस लड़ाई में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मिलकर हम सब एक साथ होकर ये लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये लड़ाई, ये आंदोलन अगर बड़ा हो जाता है और उस लड़ाई और आंदोलन में सरकार की ओर से तुमको अर्बन नक्सल का ठप्पा लगा देते हैं या तुमको जेल हो जाती है या तड़ीपार तुमको कर दिया जाता है, तो इससे तुमको कोई डर और खौफ है कि तुम आंदोलन करोगे या फिर छोड़ दोगे? अगर जनता की इस लड़ाई के अंदर एजाज खान उन बोगसिया और मुखबिरों के खिलाफ आंदोलन कब शुरू करेंगे, उनको एक्सपोज कैसे करेंगे और जनता की साथ में मिलकर उनकी सुताई कब करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई भी अधिकारी या ऐसा कोई भी नेता या ऐसा कोई अगर मिलता जुलता आदमी जो आपके साथ पैसे की डिमांड कर रहा है, तो आप तुरंत मेरा संपर्क कीजिए। मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ रहूंगा। पुलिस फरियाद से लेकर जहां तक भी आपकी लड़ाई लड़नी, मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके आगे खड़ा रहूंगा। लेकिन ये लड़ाई
उन लोगों की है जो लोग मकान बना रहे हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन साइड में आगे जा रहे हैं, जो लोग उनका मकान का डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिनके साथ ये पेश आता है वो डर कर बाहर नहीं आते। ये सबसे बड़ी समस्या है। और मैंने आज तक, मेरे पास मेरा खुद का मकान नहीं है, तो मैंने आज तक कोई ईंट नहीं लगाई है, तो मुझे कोई परेशान करने आया ही नहीं इस तरह से। लेकिन जो लोग पीड़ित है वो लोगों को इसमें खुलकर बाहर आना चाहिए। मुझे अर्बन नक्सल बना दे या मुझे जेल में डाल दे, मुझे किसी बात का कोई गम नहीं है। अगर ये आंदोलन उस लेवल तक पहुंचा तो हम सरकार के सामने खुलकर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह लोगों की लड़ाई के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज खान पठान। ये थे, इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है कि अब बुलडोजर जो है जुहापुरा सरखेज की तरफ अगर रुख किया तो ये अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये लोगों को न्योता दे रहे हैं, शहर भर में रहने वाले लोग जो सोचने समझने वाले हैं, जो हमदर्दी रखते हैं गरीबों के साथ में, वो साथ में मिले। और ये अगर कोई दूसरा भी लड़ाई लड़ रहा है तो एजाज खान उनके साथ में लड़ेगा। अगर एजाज खान बड़ी लड़ाई लड़ेगा तो लोगों को भी उनकी लड़ाई में साथ देना चाहिए, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान का ब्रदर है। अगर किसी और को तकलीफ होती है तो दूसरों को भी तकलीफ होना लाजिम है। इसलिए ये बात यहीं तक ही। अगली बार कोई नई शख्सियत के साथ में आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।